Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। मैं आपको ओपनिंग में ज़िक्र कर रही थी कि आज हम बातें भी हेल्थ के हवाले से करेंगे और ये हेल्थ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे कि जब बात होती है मसल्स की, हड्डियों की, पट्ठों की और ओवरऑल हमारी फ़िज़िकल फ़िटनेस की, स्टेमिना की, तो इन तमाम चीज़ें ये जिस डोमेन में आती हैं वो जहाँ पे अगर हम राज हो जाएं और कुछ बहुत ही मसले हो जाएं तो हमें सर्जन्स और डॉक्टर से जुड़ना पड़ता है। लेकिन ये सब एरियाज़ जो हैं ये फ़िज़ियोथेरेपी की रेंज में आते हैं और आज पूरी दुनिया में फ़िज़ियोथेरेपी का दिन जो है उसको कुछ दिन पहले मनाया गया। हम आज उसको शो के ज़रिए आपके सामने पेश कर रहे हैं ताकि इसके बारे में आगाही हो सके। होता ही है, हम हर एक चीज़ का इलाज जो है वो दर्द की गोली से करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि बस चंद गोलियां जो हैं वो खाकर तो वो सारा काम हो जाए, जो कि अल्लाह ताला ने चलने फिरने से, बहुत सारी एक्सरसाइजेज से, बहुत सारी मैनिपुलेशंस के ज़रिए से इंसानी जिस्म में जो सेहत रखी हुई है वो सेहत हम लेना ही नहीं चाहते। सो आज मेरे साथ मेरे बहुत सारे ऐसे रिस्पेक्टेड फ़िज़िशियंस मौजूद हैं जो कि फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हैं, कंसल्टेंट फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हैं, अपने अपने एरियाज़ में एक लंबे अरसे से काम कर रहे हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है और वो हमसे शेयर करेंगे कि क्या मसाइल हैं और क्या इसके बारे में हमें चीज़ें जानने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि अगर मैं बहुत सीनियरिटी के लिहाज से चलूँ तो जनाब डॉक्टर काशिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर काशिफ जो हैं, आप ख़ुद बता रहे थे कि पूरी दुनिया की जो फ़िज़ियोथेरेपी, पूरी पाकिस्तान में जो फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हैं और जितनी रिहैबिलिटेशन के हवाले से काम है उसमें भी आपकी बहुत इनपुट है और यहाँ पर शिफा इंटरनेशनल में तो आप हैं ही हेड, है ना? जी जी, मैं वर्किंग कर रहा हूँ, जनरल मैनेजर काम कर रहा हूँ। जनरल मैनेजर काम करी, इसको क्या कहते हैं? वर्ल्ड नहीं, वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे के हवाले से हम बात कर रहे थे, तो वैसे मेरा वहाँ पे डेजिग्नेशन है जनरल मैनेजर रिहैबिलिटेशन। जी बिल्कुल ठीक। अच्छा, और उनके साथ डॉक्टर बिलाल मौजूद हैं। डॉक्टर बिलाल के बारे में आपका शो से तारुफ है पहले भी। डॉक्टर बिलाल जो हैं ये कंसल्टेंट फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हैं। इन्होंने अमेरिका में भी प्रैक्टिस किया है और अब रिसेंटली ये वापस शिफ्ट हुए हैं और इस हवाले से इनके पास दोनों मुल्कों का जो एक्सपीरियंस है वो मौजूद है और हम इनसे भी इस्तेफादा करेंगे। यहाँ पर मेरे साथ डॉक्टर वर्दा असद मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। और अस्सलाम वालेकुम बिलाल, आप भी कैसे हैं? और डॉक्टर हमज़ा मौजूद हैं। डॉक्टर हमज़ा भी इसी तरह के कंसल्टेंट फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हैं, ये भी एक लंबे अरसे से अपनी फ़ील्ड में काम कर रहे हैं। उनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर शफ़क़तुल्लाह अब्रो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं डॉक्टर साहब? खैरियत है, ठीक ठाक, आप ठीक हैं? बिल्कुल। सो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी काशिफ साहब कि आपने जब फ़िज़ियोथेरेपी में आए थे आप, तो आपको इसके बारे में मालूम था कि क्या फ़ील्ड है और इसमें क्या कुछ आपके पास करियर ऑप्शंस हैं? बिल्कुल, मैंने जब 92 में मैंने ज्वाइन किया था फिज़िकल थेरेपी, तो उस ज़माने में बिल्कुल लिमिटेड स्कोप ज़रूर था, लेकिन मैं बाय चॉइस उसके अंदर गया था क्योंकि कुछ मेरे विज़न थे जिसको मैंने पूरा करना था। तो ये एक ईजीएस्ट वे था कि मैं किसी अच्छी जगह पे, किसी अच्छी जगह इंस्टीट्यूट में जाऊँ। तो JPMC में मेरा दाखिला हुआ था और वहाँ से ग्रेजुएशन की और 95 में टिल अभी तक एज अ वर्किंग एज एन फिज़िकल थेरेपिस्ट किसी न किसी तरीके से फील्ड को प्रमोट कर रहे हैं। बिल्कुल सही। और बिलाल, आपकी क्या स्टोरी, आपने कैसे ज्वाइन किया था? हाँ, इंट्रोडक्शन तो था इस फील्ड के साथ और माय एल्डर ब्रदर इज़ अ मेडिकल डॉक्टर एंड ही सेड कि इट्स अ गुड फील्ड। और फिर वापस इसमें एडमिशन के बाद पता लगा कि इट्स गुड एंड यू नो इट वर्थ टू बीइंग अ फिज़िकल थेरेपिस्ट बिकॉज मेडिकल लाइफ जो थी डॉक्टर्स की, क्योंकि घर में एक ऑलरेडी डॉक्टर मौजूद थे, तो frankly speaking कि I didn't like his routine कि जो नाइट्स लग रही हैं दिन में, और मैं कहता था कि 24 लाइफ जो घंटे है की ड्यूटी ना, है। 9 to 5 होनी चाहिए, दिन दिन में काम हो जाए। So that's how I ended up in getting फिजियोथेरेपी। physical therapy. बिल्कुल सही। डॉक्टर वर्दा, आपने कब ज्वाइन किया और कैसे आपका इंट्रोडक्शन हुआ? मेरा इंट्रोडक्शन फ़िज़ियोथेरेपी से हुआ जब RMC में हमारा पहला बैच, जो पायनियर बैच अनाउंस हुई थी पिंडी इस्लामाबाद में, DPT एट द गवर्नमेंट लेवल, एंड इट वाज अराउंड 2012। 2012 में स्टार्ट लिया एंड उसके बाद से अब तक जो है वो अपने होम स्टेशन के साथ एफिलेटेड है, अपने होम अल्मा मेटर के साथ हैं, वहीं टीचिंग मेरा एक्सपोजर स्टार्ट हुआ, उधर ही पढ़ा रहे हैं, उधर ही प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड अराउंड अबाउट 8 to 10 ईयर्स हो गए हैं मुझे इस फील्ड में। और मेरा जो ज़्यादा पैशन है वो है कार्डियोपल्मोनरी इंटेंसिव केयर में, जितनी हमारी मैनेजमेंट है और पेशेंट की रिहैब है, क्योंकि बाकी तो माशाल्लाह हमारा ये जो सारा सर्कल है फिजियोथेरेपिस्ट काफ़ी न्यूरो ऑर्थो फील्ड्स में है, लेकिन कार्डियोपल्मोनरी में किसी एक बंदे का होना और वो एक लाइफ सेवियर बनना
लोगों के लिए, वो एक बहुत बड़ा एक ब्लेसिंग थी मेरे लिए भी, और मुझे अपॉर्चुनिटीज़ भी पाकिस्तान के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स में मिली। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में काम किया, आर्म फोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में मैंने काम किया, और एक अपने आप को एक फील ऑफ ग्रेटिट्यूड हुआ कि एटलीस्ट हमारी फील्ड के अंदर लोग जो हैं वो एक ज़िंदगी को बचाने में बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। बिल्कुल। सो इसके बारे में मैं आपसे मज़ीद जानूंगी कि लोग फिजियोथेरेपिस्ट की ये वाली एंगल से वाकिफ़ नहीं है कि आप लोग कि हम इस तरह से भी काम कर रहे होते हैं। अच्छा डॉक्टर हमजा, आपका कैसे ताल्लुक़ हुआ फिजियोथेरेपी से? मेरा ताल्लुक़ ऐसे ही जिस तरह बिलाल ने जिक्र किया कि पहले साहब हमारी फैमिली के अंदर डॉक्टर तो मौजूद ही थे और इस फील्ड से आगाही भी थी, और जब मैंने इसको ज्वाइन किया तो यही एक पैशन था कि भी इस फील्ड को अडॉप्ट करना है और इसको आगे लेके चलना है, क्योंकि ये बड़ा डेट्योरेट था उस वक्त और अननोन किस्म का प्रोफेशन था। ये तो अर्थक्वेक के बाद लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस हुई कि रिहैब और फिजियो क्या चीज़ है और उसको किस तरह इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। दो अभी भी हम काफ़ी पीछे हैं दुनिया से, लेकिन ये है कि अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जब मैंने ये ज्वाइन किया और फिर मल्टी डायरेक्शनल काम किए, AFIRM में भी काम किया, खान में भी काम किया, फिर सिविल सेक्टर में भी काम किया, तो इन सारी चीज़ों को जब मैंने एक्सप्लोर किया तो मुझे तो इस फील्ड से मोहब्बत हो गई और आई लव इट, माय फील्ड और मेरा प्रोफेशन है ये, और मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर फील्ड कोई भी नहीं है, क्योंकि आप मेडिकल की तमाम प्रोफेशन, तमाम जितना न्यूरो है, कार्डियो है, ऑर्थोपीडिक है, आप उसका सलूशन हमारे पास मौजूद है फिजियो में, बट अनफॉर्चुनेटली उसकी इम्प्लीमेंटेशन इतनी अच्छी नहीं है हमारे पास। लेट्स टॉक अबाउट इट, लेकिन पहले शफकत साहब से सुन लें कि इनकी क्या कहानी है। जी 2004 में मेरी ग्रेजुएशन JPMC से, और मैं भी मेडिकल प्रोफेशन में दिल था जाने का, और फॉर्चुनेटली अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिजियोथेरापिस्ट बन गया। तो शुरू में तो मैंने वहीं JPMC कराची में ही हाउस जॉब वगैरह की, उसके बाद 2005 में मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट रिहेबिलिटेशन मेडिसिन इस्लामाबाद में मेरी जॉब हो गई, इज़ अ गवर्नमेंट जॉब। तो 19 ईयर्स से मैं यहीं पर हूँ और सर्व कर रहा हूँ और प्राउडली सर्व कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और इस दौरान ही उन दिनों में 2005 में अर्थक्वेक आ गया था, तो बड़ा क्रूशियल टाइम था वो, और उसके लिए फिर मुझे आज़ाद कश्मीर में भी जाना पड़ा, मुज़फ़्फ़राबाद में मैं रह कर आया हूँ, बाग में मैं रह कर आया हूँ। वहाँ पर रिहेबिलिटेशन पे बहुत ज़्यादा काम हुआ, क्योंकि इंजरीज़ बहुत ज़्यादा थी, डिसेबल्ड पर्सनस थे जी। तो स्टिल हमारा वर्क जो है डिसेबल्ड पर्सनस के साथ बहुत ज़्यादा है, जिसमें CP बच्चे, ख़ास तौर पर सेरिब्रल पाल्सी के बच्चे, और उनको जो है वो यहाँ पे हम इस्लामाबाद में देखते हैं, तो ट्रीट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब ना हम इसे ओपन कॉन्वर्सेशन करेंगे, क्योंकि ऐसे जिसके जहन में आप समझते हैं जो इनपुट है वो हम डिस्कस करेंगे, कि मतलब ये है कि वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे जो पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जा रहा है, उसके थीम पे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले काशिफ आप मुझे बताइएगा, मैं जब देखती हूँ कि बहुत सारी, मैं अक्सर आप चले जाएँ ना किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, तो बहुत सारी लड़कियाँ जो वहाँ पे काम कर रही होती हैं, तो उनसे मैं पूछती हूँ कि आप डॉक्टर्स कि आपने क्या पढ़ा हुआ है, तो कहती हैं फिजियोथेरेपी। तो मैं उनसे कहती हूँ कि आप अपनी फील्ड में क्यों नहीं फिर काम कर रही? मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट ज़रूर खुल गए हैं, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ शायद उतनी नहीं है। आप समझते हैं कि ऐसा है? नहीं, बेसिकली थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा फील्ड को। प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारे पास बेशक बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट खुल गए हैं आज, माशाल्लाह PhD तक हमारी एजुकेशन पाकिस्तान में अवेलेबल है, मास्टर्स PhD मास्टर्स भी बहुत सारी चीज़ों में होने लग गया है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि कैरियर काउंसलिंग के अंदर लोगों को ये नहीं समझाया जा रहा कि फील्ड के अंदर कितनी डाइवर्जन है और कितनी वास्ट है ये। हर बंदा, देखिए मैं अक्सर, मेरे पास जब बच्चे आते हैं तो मैं उनको ये कहता हूँ, देखिए मैंने हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन मास्टर्स 2003 में किया था, मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर 97 में किया था, जब लोग सोचा भी नहीं करते थे कि फील्ड को डाइवर्ट भी किया जा सकता है। यहाँ पे ये चीज़ नहीं बता पा रहे कि आप एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हो, आप लोग रिसर्चर वर्कर बन सकते हो, आप लोग जो है एजुकेशन में जा सकते हैं। एजुकेशन के अंदर मुख्तलिफ फील्ड्स हैं, फिर स्पेशलाइज वर्क के ऊपर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जितने भी फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो बेसिकली अगर मास्टर्स या PhD कर रहे हैं तो वो स्पेशलाइज वर्क के अंदर नहीं जा रहे अपने। वो इनोवेशन जो बाहर की दुनिया में इस जगत हो रही है, यूरोप अमेरिका जिस मार्क के ऊपर जा रहा है, या इवन दैट हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया जा रहा है, हम उसको नहीं कैच कर पा रहे। हमारी पेस उस रफ्तार में नहीं है। डिग्री यस मैटर, जॉब मैटर,
ठीक है ना, केजी के ज़ाहिर बात है कि हर एक ने कुछ ना कुछ करना होता है, लेकिन वहाँ पे आके स्टक हो जाते हैं जब कैरियर की बात आती है। और मेरा तो एक क्वेश्चन सब बच्चों से यही होता है कि आप लोग अपने आप को खुद ड्यूरिंग दैट पीरियड जज करें 5 इयर्स के दरमियान कि आप क्या बेहतर डिलीवर कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप फिजियोथेरेपिस्ट ही एज अ क्लिनिशियन ही काम कर सकते हो सकता है कि आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो, आप एज एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छे हो, आप दोस्त बहुत अच्छे बना सकते हो, नहीं आप बहुत ज़्यादा पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, आप रिसर्च वर्क की तरफ आ सकते हैं। तो ये एक थोड़ा सा फुकदान है पाकिस्तान के अंदर। अभी कल परसों एक बच्चा आया, वो कहता है मैंने MPH कर लिया, मैंने आगे क्या करना है। तो उसको मैंने सारी फील्ड समझाई कि देखो इवन दैट कि तुम्हारा इस जगह ब्रेन ओपन नहीं हुआ, इसको ओपन करो। जब तुमने इतनी अच्छी फील्ड को ज्वाइन किया है तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर वक्त एक क्लिनिक की तरफ जाएँ। बहरहाल ये हमारे थोड़ा सा है। अच्छा बिलाल जब पढ़ रहे थे तो है ना हमजा, उस वक्त भी बिलाल वाज वेरी क्लियर कि मैंने तो बाहर जाना है। बिल्कुल। हाँ, क्यों था ऐसे? और आप क्या समझते हो कि आपने अमेरिका में भी प्रैक्टिस किया है और पाकिस्तान में भी आके कर रहे हैं और देख भी रहे हैं अपने सारे जो क्लास फेलोज हैं उनको भी, क्या डिफरेंस आपने देखा है? डिफरेंस आई थिंक कि जो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है ना, वो लोगों की अवेयरनेस तो जिस तरह से है वो है, लेकिन मेरा ख्याल है कि यहाँ पे क्लिनिशियंस जो है ना उनको भी अवेयरनेस नहीं है। द डिफरेंस आई कैन सी, अगर दोनों ममालिक का मैं एक इसमें देखूँ फ़र्क, कि वहाँ पे मैंने 18 साल प्रैक्टिस की है और मुझे कभी भी कोई भी प्रेस्क्रिप्शन इस तरह का नहीं मिला कि जिसमें उसने कोई ट्रीटमेंट कोड्स या कोई ट्रीटमेंट लिखी हो। अच्छा। जबकि पाकिस्तान में कोई भी डॉक्टर रेफ़र करता है तो वो सिर्फ वहाँ पे ये सिर्फ लिखा होता है अमेरिका में कि रेफर टू फिजिकल थेरेपी, देयर जॉब इज़ डन। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है ऑन द शोल्डर्स ऑफ फिजिकल थेरेपिस्ट। जी। यहाँ पे डॉक्टर साहब जब उसको पेशेंट को देखते हैं वो उसको लिख देते हैं कि जी इसको अल्ट्रासाउंड देना है, इसको टेंस देना है, इसको शॉर्ट वेव देनी है। आई थिंक दैट थिंग इज रॉन्ग बिकॉज दे हैव नो एक्सपर्टीज इन दिस एरिया। देखिए, मैं अगर सर्जरी में इंटरवीन नहीं कर रहा या मैं आपको ये नहीं बता रहा कि आपको इंट्रामेडुलरी नेलिंग करनी है, आपको ये लाइमेक्टमी के साथ फ्यूजन भी करनी है, दो आई नो, लेकिन इफ आई एम नॉट राइटिंग इट तो यू शुडंट बी राइटिंग इट। तो ये एक रिकग्निशन होती है और शायद इसमें वो कहते हैं ना ताली दोनों हाथों से बजती है, इसमें शायद कसूर फिजिकल थेरेपी इम्प्लीमेंटेशन का भी है कि ये चीज़ इतने सालों से, अगर अब जिस तरह मैं यहाँ पे 6 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आई हैव अ लिटिल क्लिनिक एट माय क्लिनिक। जो भी असेसमेंट होती है, जो ऑर्थोपेडिक टेस्टिंग होती है, मैं उसमें साथ उसके लिखता हूँ और वो डायग्नोसिस नॉर्मली आता है जी बैक पेन शियाटिका ट्रीट दिस, वो पूरा उन्होंने ट्रीटमेंट प्लान बनाया होता है। As if they're referring to some technician के भाई ये कर मैं लो। उनकी ऑर्थोपेडिक टेस्टिंग जब करता हूँ तो वो शियाटिका होता ही नहीं है। अच्छा। वो सेक्रोइलियाइटिस होता है, वो पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम होता है, उसकी इम्पिंजमेंट होती है, वो शियाटिका के जुमरे में आते ही SLR उसका नेगेटिव होता है। ठीक। तो जब मैं उसको लिख के डॉक्टर के पास भेजता हूँ तो उसको भी पता लगता है यार ये किसी को क्वालिफाइड बंदे के पास गया। तो ये चीज़ मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी डिटरेंस हम फिजिकल थेरेपिस्ट को भी पाकिस्तान में दिखानी चाहिए। डॉक्टर्स को बताएं कि खुदा न खासा लड़ाई नहीं है, वी आर बोथ आर वर्किंग फॉर द कॉज के पेशेंट की बेटरमेंट हो, वो उसकी लाइफ ईज हो, वो तकलीफ से बाहर निकले। नहीं हमारे यहाँ पे तो ये स्टेटस को है ना बिलाल, हमारे यहाँ तो बड़े डॉक्टर साहब, छोटे डॉक्टर साहब का बड़ा चक्कर है, तो हॉस्पिटल के अंदर भी है कि हाँ नहीं मैं तो सेकंड करूंगा इस बात को, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे यहाँ कई, मैं अब गवर्नमेंट सेक्टर में भी काम कर रहा हूँ, प्लस मेरा प्राइवेट क्लिनिक भी है, और कई दफ़ा तो मैं खुद इस चीज़ को देख के हैरान रह जाता हूँ कि स्पाइनल सर्जन्स, न्यूरो सर्जन्स आपको ट्रीटमेंट लिख के भेज रहे होते हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है, बल्कि मेरे साथ तो एक एक्सपीरियंस वैसा भी हुआ कि न्यूरो फिजिशियन थे, उन्होंने मुझे कहा जी मुझे ऑर्थोपेडिक वालों ने कहा जी अल्ट्रासाउंड करना है। तो मैंने कहा ठीक है आ जाएं। ही वॉज़ वेरी सीनियर और रिस्पेक्टेबल है मेरे लिए और प्रोफेसर लेवल के हैं। तो फिर मैंने जब उनको शुरू किया तो मैंने कहा अगर आप बुरा ना मनाएं तो ज़रा उनसे पूछ लीजिए कि ये कितनी इंटेंसिटी और कितनी फ्रीक्वेंसी पे और कितनी ड्यूरेशन पे देना है। देन ही शॉक्ड। उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि ये क्या होता है, और सेकेंड डे ही वॉज टोटली चेंज्ड। तो ये प्रॉब्लम और डायलेमा हमारे एंड पे भी है कि डॉक्यूमेंटेशन के लेवल पे, मतलब हमारे यहाँ ट्रेनिंग्स और जो कुछ
एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से लोग निकल रहे हैं, उनमें डॉक्यूमेंटेशन की बहुत कमी है फिजियोथेरेपिस्ट के लेवल पे। उनको असेसमेंट के लेवल पे चीज़ों का अंदाज़ा नहीं होता, दो दे नो वेरी वेल, माइट भी हमसे भी बेहतर जानते होंगे, लेकिन ये है कि उसको डॉक्यूमेंट कैसे करना है और एक्सिक्यूशन कैसे होनी है। फिर हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल एजेंट्स यूज़ होते हैं पेन मैनेजमेंट में, और फिर टेक्निक्स यूज़ होती हैं, मैनुअल स्किल्स हैं, टेक्निक्स हैं, उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है और उसको राइट डाउन कैसे करना है, सो दैट कि भी जब आपका पेपर किसी के पास भी जाता है, जो भी कंसल्टेंट हैं, और डेफिनेटली हर एक अपने अपने डोमेन में एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनके इल्म में आए कि सो एंड सो जो भी हैं, मतलब एक फिजियोथेरेपिस्ट की तरफ से जब एक पेपर जाए तो उनको पता हो कि ये कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का नोट्स हैं जिसमें एवरीथिंग शुड बी आइडेंटिफाई और उसको ट्रीटमेंट किया जाए। बिलाल ने जिस तरह कहा कि बैक पेन, ब्रेकैल्जिया, सर्वाइकल पेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, मतलब देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स इन सर्वाइकल्स। मैं एक एग्जांपल सिंपल सी है कि सर्वाइकल में स्कैलिनाई है, आपके लेवेटस स्कैपुलीज हैं, आपका नॉर्मल पैटर्न होता है, कंट्रोल होता है जिसको आपने फॉलो करना होता है, पॉस्चर होता है जो मेजर रोल प्ले कर रहा होता है। अगर हम उन्हीं को ठीक कर रहे हैं तो हमारे बहुत सारे इश्यूज निगोशिएट हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर वर्दा, ये जो अभी यहाँ पे सारी गुफ्तगू चल रही है, आपने इसको फेस किया या आप जब आई हैं तो ये मसले हल हो चुके थे? लेकिन अभी तक मैं नहीं देखती हूँ कि ये हल हुए हैं, क्योंकि ये जो सब पॉइंट आउट कर रहे हैं ये ऐसे ही है कि आज तक फिजियोथेरेपिस्ट लुक डाउन जो एक एटीट्यूड है जो कंसल्टेंट्स का है, जो डॉक्टर्स का है, जो फिजिशियंस का है, पेशेंट्स का नहीं है। पेशेंट्स के लिए तो सब डॉक्टर्स हैं, लेकिन जो कंसल्टेंट्स हैं वो समहाउ समझते हैं कि वी आर द डॉक्टर्स बट वी नो एवरीथिंग एंड यू आर जस्ट आवर सबऑर्डिनेट, डू दिस एंड डू दैट। बिल्कुल मैम। अच्छा, एक कोट है फेमस बहुत, जैक ऑफ ऑल ट्रेड एंड मास्टर ऑफ नन, यानी आप यू कांट बी अ मास्टर ऑफ ऑल थिंग्स। हमारे यहाँ ना बेसिक प्रैक्टिस पाकिस्तान में ये भी है कि अगर एक पेशेंट डॉक्टर के पास रिपोर्ट करता है तो डॉक्टर्स को चाह रहा होता है कि उसको साइकेट्रिक एवेलुएशन भी कर दे, उसको एक्सरसाइज भी बता दे, मेडिसिन बिसाइड्स मेडिसिन, क्योंकि ही इज़ अ जनरल प्रैक्टिशनर। आप अपनी डोमेन में रह के, जिस तरह बिलाल साहब ने बात की कि आप अपनी डोमेन में रह के काम करें, एंड आई थिंक कि आप पेशेंट को ज़्यादा बेनिफिट दे सकते हैं अपनी एक्सपर्टीज़ के अकॉर्डिंगली। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल ये अभी तक हमें ये प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं, और मेरे ख्याल से इन फ्यूचर भी हमें ये चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि इंटरवीन करना इनटू अ सर्टन फील्ड के आप ऑर्थो वालों को भी मतलब वो एक्सरसाइजेज वगैरह और फिजिकल फिटनेस और उन चीज़ों की तरफ लेके आ रहे हैं, और ये सारी चीज़ें, तो यू शुड रेफर दैट पेशेंट अ कंसर्न पर्सन जो कि उसको प्रॉपर्ली डील करे। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वो चीज़ें मिस कर जाते हैं, और अक्सर होता है कि हमारे पास पेशेंट विद रॉन्ग डायग्नोसिस आ रहे होते हैं और वो बेचारे 6-7 महीने से वही ट्रीटमेंट उसी डिजीज़ का ले रहे होते हैं, बट यू आर नॉट पिकिंग द प्रॉपर रीज़न फॉर दैट। मुझे ना इसका बहुत बुरी तरह से इसका एक्सपीरियंस हुआ है, और वो एक्सपीरियंस ये था कि मैं मदर फेल सिक और वो बहुत बीमार थी। अभी हम बहुत यंग थे, बच्चे थे, तो ज़ाहिर समझ ही नहीं आ रही थी क्या हो। तो वो डॉक्टर साहब आज तक मुझे नहीं भूले कि जब भी अम्मी की तबीयत ख़राब होती थी तो उनके पास हम लेके जाते थे, वो अम्मी को कुछ गोलियां दे देते थे और साथ ढेर सारी तसल्ली दे देते थे और हम घर आ जाते थे। और ये सिलसिला कुछ 6-8 माह चलता रहा, अनटिल एंड अनलेस कि उनकी हालत इतनी बुरी हो गई कि वी हैड टू टेक हर टू, जिसे कहना चाहिए, अ बिगर हॉस्पिटल। और वहाँ जाके पता चला कि ओहो इनका तो प्रॉब्लम ही फ़र्क है, शी वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। तो वो उनको गोलियों के साथ खाई जा रही, सिर्फ इसलिए कि मेरे पैसे बन रहे हैं, मेरा पार्टी लगी हुई है, मेरा पेशेंट लगा हुआ है, हर 2 हफ्ते बाद आता है, मुझे 500-600 रुपया दे के चला जाता है, मैं इसे क्यों अपनी मुर्गी किसी और को क्यों दे दूँ? यही बात है कि नहीं, दिस इज वेरी राइट, ये प्रैक्टिस में हो रहा है। और लेकिन ये इसमें भी एक थोड़ा सा हम इंटरवीन इस तरह मैनेज कर सकते हैं कि हम अगर कंसल्टेंट के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन में हैं, ठीक है, आई हैव मैनी कोलीग्स अराउंड जिसमें एवरी कंसल्टेंट आर देयर, और वो हमसे जब शेयर करते हैं तो बल्कि अब तो ये स्टेज आ गई कि वो मुझसे शेयर कर रहे होते हैं कि मुझे यूँ लग रहा है कि ये फिजियो रिलेटेड इश्यूज़ हैं और आप एक नज़र खुद देख लीजिए, ठीक है। और 100% ऐसा होता है, 100% मैं इसलिए कह रहा हूँ। लेकिन ये जो वीक रेफरल्स है ना हमारे यहाँ, ये जो वीक रेफरल सिस्टम है, ये हर मसले की जड़ निकलता है। रेफरल, आई डोंट थिंक सो कि रेफरल चाहिए हमें, मतलब यू पीपल आर इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर और आप एक अच्छी डिग्री लेके आए हुए हैं और आपके पास एक वास्ट एक्सपीरियंस भी है। शफकत आपकी बात भी सुनते हैं, लेकिन हमें उससे पहले ब्रेक पे जाना है। हमजा इजाज़त दीजिएगा, ब्रेक और फिर आपसे मुलाकात। गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ, सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से मुस्कुराए, मॉर्निंग विद फराह।